सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आज हम पढ़ेंगे, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा के बारे में हम जानेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है। तो बात करें नाभिकीय ऊर्जा की, तो नाभिकीय ऊर्जा जो है वो होती क्या है। तो देखिए, जो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, है ना, जो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है, पिछले लेक्चर्स में हमने उसके बारे में पढ़ा था। तो रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं वे नाभिक में होने वाले परिवर्तनों के दौरान नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्षति का ऊर्जा में परिवर्तन करके परिणामस्वरूप प्राप्त ऊर्जा नाभिक ऊर्जा। यानी कि देखिए, जो रेडियो सक्रिय तत्व हैं वो क्या होते हैं, उनके नाभिक में जो ऊर्जा रहता है, तो उनके नाभिक में के द्रव्यमान में हम परिवर्तन कर देते हैं, जिससे जो क्षति के रूप में जो ऊर्जा निकलती है उसको हम यूज करते हैं और उसी ऊर्जा को हम बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। और इसके मेनली 2 स्रोत होते हैं। कौन से होते हैं इसके मेनली, जो हम बात करें, पहला होता है नाभिकीय विखंडन और एक हमने नाभिकीय संलयन देखा है। तो नाभिकीय विखंडन के बारे में हम मेनली पढ़ते हैं सबसे पहले। तो वह नाभिकीय विक्रिया जिसके फलस्वरूप एक भारी नाभिक जो है विखंडित होकर 2 हल्के नाभिकों में परिवर्तित होता है। यानी कि एक है विखंडित होकर 2 में बनेगा, फिर ये विखंडित होकर 2 में बनेगा, इस तरीके से। तथा ऊर्जा की एक विशाल राशि विमुक्त होती है, उसको हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। 1939 की अगर हम बात करें, इसमें जर्मन के वैज्ञानिक ऑटो हन, ठीक है, ऑटो हन और स्ट्रासमान थे, ठीक है, स्ट्रासमान ने बताया है कि यूरेनियम 235 के नाभिक पर मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से प्रहार करने पर जो है यूरेनियम का, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूरेनियम जो है, यूरेनियम का नाभिक टूटकर जो है इस तरीके से क्रिप्टॉन में बदल जाता है। तो इन 2 चीजों में यहाँ पर बदलता है और इस प्रक्रिया में 3 अन्य न्यूट्रॉन भी उत्पन्न हो जाते हैं तथा ऊर्जा की एक विशाल राशि विमुक्त होती है। तो मेनली आपको ये याद रखना है कि 2 चीजों में टूटता है। एक पे आपने न्यूट्रॉन की बमबारी की तो यहाँ से 2 आपको मिले, फिर इस पे होगी, फिर ये 2 में टूटेगा, इस तरीके से जो है ये टूट जाता है। इसको हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। तो यहाँ पर देखिए, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में नाभिक के द्रव्यमान में कुछ क्षति होती है और द्रव्यमान की इस क्षति को आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc², जहां पर E जो है ऊर्जा है और m जो है द्रव्यमान में क्षति है और c जो है प्रकाश का वेग है, के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नाभिकीय विखंडन की ओर हम बात करें तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में उत्सर्जित न्यूट्रॉनों में से कुछ न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम नाभिक पर प्रहार करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रक्रिया जो है प्रारंभिक प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती रहती है और इस प्रकार एक श्रृंखला बनती है, जिसको हम चैन प्रोसेस भी कहते हैं, और ऊर्जा की अपार राशि विमुक्त होती है। परमाणु बम की अगर हम बात करें, जिसको हम एटम बम के नाम से जानते हैं, कि विस्फोट में यही श्रृंखलाएं प्रक्रिया तेजी से होती है और इस प्रक्रिया को नाभिकीय रिएक्टर और न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रित ढंग से संपन्न कराकर प्राप्त ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण एवं रचनात्मक कार्यों में किया जाता है। यानी कि जिस सिद्धांत पे आपका परमाणु बम काम करता है, उसी सिद्धांत, उसी चीज को, यानी कि परमाणु बम में वो चीज जो है आपकी कंट्रोल में नहीं रहती, एक बार फटा तो इतनी ऊर्जा निकली, सब तहस नहस कर दी। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में उसी को नियंत्रित कर लिया जाता है और उससे बिजली बना ली जाती है। अभी मैं आपको बताऊं कि जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है, तो हमारे पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम जितनी ऊर्जा जनरेट हो रही है उसको पूरी तरीके से हम बिजली में कन्वर्ट कर लें। अगर जितनी हमको उस न्यूक्लियर पावर से एनर्जी मिलती है, अगर उसको हम पूरी तरीके से बिजली में कन्वर्ट कर लें तो समझ लो आप 10⁻⁴ लगभग जो है आपको कितना, 10⁻⁸ किलोवाट जो है, इतना आपको एनर्जी इलेक्ट्रिक बिजली मिल सकती है अगर हम कन्वर्ट कर लें। तो ये बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उतना अभी संभव नहीं हो पाया। वैसे हमारे पास इक्विपमेंट भी नहीं है और ना ही वैसा अभी हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ खोज पाए हैं। तो ये चीजें यहाँ पर होती हैं। तो वही न्यूक्लियर रिएक्टर उसको शांतिपूर्ण ढंग से चलाता है। तो ये था हमारा क्या, नाभिकीय विखंडन। अब हम बात करते हैं नाभिकीय संलयन, जो कि सूर्य की प्रक्रिया है। सूर्य में नाभिकीय संलयन ही होता है। तो नाभिकीय संलयन की बात करें तो वह नाभिकीय अभिक्रिया
जिसके फलस्वरूप दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी और स्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? नाभिक। ये देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन कभी कभी पूछ ली जाती है। अगर आप जैसे पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें अगर मेंस का एग्जाम देते हो तो उसमें ये आपसे 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर, यानी कि ये पहला नाभिक, ये दूसरा नाभिक, दोनों मिलकर एक भारी और स्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं। एक ये यानी कि 3 नंबर का बनेगा और एक भारी बनेगा। ठीक है, नाभिकीय संलयन कहलाती है। अब आगे देखते हैं और क्या चीजें दी गई है। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो है द्रव्यमान की सदैव क्षति होती है, जो आइंस्टीन समीकरण E = mc² के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा विमुक्त होती है। ठीक है, साथ ही इस प्रक्रिया के प्रारंभ हो जाने पर इसमें विमुक्त ऊर्जा इस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए पर्याप्त होती है। चूंकि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया उच्च ताप लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस पर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन जो होता है वो प्रक्रिया कितने टेम्परेचर पे होता है? तो लगभग कितने पे होता है? लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसी कारण से इसे ऊष्मा अभिक्रिया भी कहते हैं। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा का कारण यही नाभिकीय अभिक्रिया है। हाइड्रोजन बम की बात करें, जिसकी संहरिका की क्षमता परमाणु बम से कई गुना होती है, उसके निर्माण में नाभिकीय संलयन का सिद्धांत होता है। तो ये देखिए H1 ये मिलके जो है ऊर्जा यहाँ पर उदाहरण आपको मिल रहा है। यह अभिक्रिया जो है लगभग 10⁻⁶ सेकंड में समाप्त हो जाती है और इस क्रिया में उत्पन्न न्यूट्रॉन पुनः प्लूटोनियम या यूरेनियम पर प्रहार कर उसे विखंडित करते हैं और इस कारण हाइड्रोजन बम की जो है संहरिका क्षमता परमाणु बम की तुलना में अधिक होती है। और यही प्रक्रिया जो है सूर्य में भी होती है। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। तो ये आपको याद रखना है कि नाभिकीय संलयन जो है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। आगे अगर हम बात करें तो आगे जो है नाभिकीय ऊर्जा की उपयोगिता है कुछ तो देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा की कुछ प्रमुख उपयोगिताएं निम्नलिखित हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में यूरेनियम जो है 235 के परमाणुओं को मंद न्यूट्रॉन द्वारा विखंडित करके, ठीक है, विखंडन के परिणाम स्वरूप मुक्त ऊर्जा की विलुप्त राशि से जल को भाप में बदलकर टरबाइन चलाए जाते हैं, जिससे विद्युत प्राप्त होती है। फिर क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग वायुयान, जहाज, पनडुब्बी आदि चलाने में भी किया जाता है। रॉकेट उड़ाने में भी नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सूर्य एवं अन्य तारों में प्राप्त ऊष्मा प्रकाश ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो वहां लगातार चलती रहती है। तो सूर्य पे भी जो है नाभिकीय ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें व्यवहारिक कठिनाइयों की, तो व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण नाभिकीय संलयन से प्राप्त अपार ऊर्जा का मानव जो है उपयोग कार्यों में उपयोग की तकनीक अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई। मतलब पूरी तरीके से विकसित नहीं है। हम नाभिकीय ऊर्जा को पूरी तरीके से यहाँ पर यूज नहीं कर पाते हैं। अगर हम बात करें जो जिस तरीके से हम यूज करते हैं, यानी कि जो इक्विपमेंट यूज करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर जो हम यूज करते हैं जिससे हम बिजली बनाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, उसके बारे में जानना थोड़ा सा जरूरी है। तो परमाणु रिएक्टर के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो परमाणु रिएक्टर यानी कि एटॉमिक रिएक्टर की बात करें तो यह वह संयंत्र है जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। क्या किया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि एटॉमिक रिएक्टर क्या करता है, किसको किसमें चेंज करता है? तो नाभिकीय ऊर्जा को क्या करेगा? वो विद्युत ऊर्जा में भी चेंज कर देगा या फिर ऊष्मा ऊर्जा में भी चेंज करेगा। तो इसको ऊष्मा ऊर्जा आप ज्यादा अच्छे से याद रखना, ऊष्मा ऊर्जा में चेंज करेगा। परमाणु रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर भी कहते हैं उसको, इसमें होने वाली विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया जो है नियंत्रण कंट्रोल रहती है, क्योंकि इसको जो है कई सारे इक्विपमेंट के द्वारा कंट्रोल करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या है इसके मुख्य भाग। इसका पहला भाग होता है कोर, दूसरा होता है मंदक, तीसरा होता है शीतलक यानी कि कूलेंट और चौथा होता है परिरक्षण यानी कि शील्डिंग। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? D2O होता है। D2O यूज होता है मंदक के रूप में। क्या यूज होता है? बिल्कुल याद रख लीजिए, मंदक के रूप में D2O, जिसको हम भारी जल के
नाम से भी जानते हैं, भारी जल, तो इसको यूज किया जाता है तथा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और भारी जल के अलावा क्या किया जाता है, ग्रेफाइट। तो आजकल के जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें D2 ऑप्शन नहीं देते हैं, उसमें ग्रेफाइट ऑप्शन देते हैं, तो ग्रेफाइट का उपयोग कर रहे हैं। और जबकि शीतलक के रूप यानी कि कूलेंट के रूप में किया जाता है सोडियम, क्या किया जाता है, सोडियम प्लस पोटेशियम, ठीक है, सोडियम प्लस पोटेशियम यहाँ पे लिखा होगा, देखिए सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु, ये याद रखिएगा, द्रवित लिक्विड फॉर्म में यूज किया जाता है। जब ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में होता है तब रिएक्टर को परमाणु पाइल, एटॉमिक पाइल कहते हैं, यानी कि जब आप ग्रेफाइट को यूज कर रहे हैं तो एटॉमिक पाइल कहेंगे, और जब आप D2O को यूज करोगे तो स्विमिंग पूल रिएक्टर बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि D2O भारी जल यानी कि पानी होगा तो स्विमिंग पूल रिएक्टर इसको कहा जाएगा, और ग्रेफाइट होगा तो उसको पाइल कहा जाएगा। तो आप एक याद कर लो कि भैया पानी है तो स्विमिंग पूल कहेंगे, बाकी दूसरा तो ऑटोमेटिक याद रहेगा कि परमाणु पाइल हो जाएगा वो। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास कि नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम तथा प्लूटोनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज करते हैं। जबकि कैडमियम की छड़ नियंत्रक के रूप में, जो कैडमियम की छड़ है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नियंत्रक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो कैडमियम की छड़ को नियंत्रक के रूप में यूज किया जाता है। विश्व का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर इटली के वैज्ञानिक एनरिको फर्मी, किसने बनवाया था भैया, एनरिको फर्मी ने बनाया था, जो कि इटली के थे और शिकागो विश्वविद्यालय में उन्होंने बनाया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है परमाणु रिएक्टर, इससे हर बार देखिए भारी जल, ग्रेफाइट पे या फिर कूलेंट के ऊपर क्वेश्चन बनते ही आ रहे हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो जहां पर साइंस पूछी जाती है। नाभिकीय रिएक्टर के उपयोग की बात करें तो नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करके विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत ग्रह बनाए जाते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में अनेक प्रकार के रेडियो समस्थानिक उत्पन्न होते हैं जिनका उपयोग चिकित्सा विज्ञान, कृषि, रोगों का उपचार, उद्योग धंधों आदि में किया जाता है। तो ये बहुत सारी चीजों में जो है नाभिकीय एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। अभी हमारे साइंटिस्टों के पास अपनी तकनीक नहीं है कि उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज कर पाए। तो यहाँ पर जो है हमने आज नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और ये जो है हमारा केमिस्ट्री का पार्ट 8 था। जल्द ही जो है आने वाले समय में, यानी कि डेली आपको एक केमिस्ट्री का लेक्चर मिल रहा है, तो आप जो है वीडियोस को देखा कीजिए। और कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, यूट्यूब जो है नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, जिस कारण से जो है हम उसको अपलोड करते हैं लेकिन नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता है। तो पेशेंस रखें, कभी ना कभी आपको डेली दिन में एक वीडियो जरूर मिलेगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियोस आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कीजिए, वेबसाइट को भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।